पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हुए संख्या रेखा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, एक तो संख्या और एक रेखा, और हम पढ़ के आ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। तो रेखा एक सिंपल सी रेखा ही होती है, एक साधारण रेखा। ये एक रेखा हो गई, जरा टेढ़ी बन गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये एक रेखा है और इस पे संख्याएं कौन सी रखनी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी शुरू होती है शून्य से। तो कहीं पर एक बिंदु निर्धारित करते हैं और वहां पर एक उस बिंदु का नाम शून्य रख देते हैं। ठीक है। अब शून्य की दाहिनी तरफ ध्यान रखना है, बाएं तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्याओं के दाहिनी तरफ जो भी हिस्सा आता है उसको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये जितने भी बराबर बराबर भाग होते हैं ये सब एक इकाई कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो ये आकृति का निर्माण होता है इसी को संख्या रेखा कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो संख्या रेखा क्या है? साधारण सी एक रेखा ही होती है जिसमें पूर्ण संख्याओं का जो सबसे छोटा अंक होता है, पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है उसकी जगह निर्धारित कर लेते हैं, अर्थात शून्य को निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद दाहिने तरफ सारे अंक लिख लिए जाते हैं, मतलब दाहिने हाथ की तरफ। तो ऐसी रेखा जो बन जाती है इसको बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में क्या क्या काम किया जा सकता है इसके बारे में थोड़ी जान सकते हैं। तो संख्या, जैसे हमारी जो संक्रियाएं होती हैं क्या होती हैं? एक होती है जोड़, एक होती है घटाना, एक होती है गुणा और एक होती है भाग। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि इस संख्या रेखा पर हम इन संक्रियाओं का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान के चले कि ये संख्या रेखा पर एक संख्या दी हुई है 5, एक संख्या दी हुई है 2 और दोनों को जोड़ना है। दूसरी संख्या दी हुई है 5 ही मान लेते हैं इसी को, दूसरी 2 है, इसको घटाना है। तो कैसे करेंगे? तो जोड़ने और घटाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपको 5 पे जाना है। तो देखिए यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5, या तो सीधे सीधे 5 पर बैठ जाइए। तो यहाँ पर 5 बैठ गए और जाना कहाँ पर है? 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ना यहाँ पर मान लीजिए ये 5 पे आ गए, तो 5 पे ऐसा एरो लगा लीजिए कि 5 पर हम पहले से हैं और हमको जोड़ना कितना? तो 2 कैसे जाएंगे? गिनती करके जाएंगे, 1 2, या तो ऐसे चलेंगे 1 2, यानी जहां पर आ जाएंगे यही हमारा उत्तर होता है। तो 5 में से 2 जोड़ने पर कितना आ गया? 7, और आप देख लीजिए 7 तक पहुंच गए। यही आपका जवाब होता है ना, यहाँ पर 7 पहुंच गए, यही तो निकालना है। तो संख्या रेखा का काम ही कुल यही है कि वो जो अंक आप संक्रियाओं के द्वारा जोड़ रहे हैं उनका जगह कहाँ पर है। तो संख्या रेखा पर आप बता सकते हैं कि इन दोनों की जगह कहाँ पर थी। 5 तो ये था और 2 कौन से जोड़े गए हैं? ये बढ़ा के जोड़े गए हैं और पहुंच कहाँ पर रहे? 7 पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह 5 में 2 घटा के दिखा दीजिए। तो 5 तो जैसे आपकी जगह तो पक्की है, ये रही 5। अब इसे 2 घटाना है, 2 कैसे घटाएंगे? एक पीछे की तरफ आएंगे, फिर एक और पीछे की तरफ आएंगे, तो 1 और 1 2, तो कहाँ पर पहुंचे? 3 पर। यानी जहां पर पहुंचे हैं यही संख्या रेखा पर इसका निरूपण हो जाता है, या संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की का प्रदर्शन हो जाता है। अब इसी में गुणा भी देख लेते हैं। अब ये दी गई संख्या रेखा में हम गुणन संक्रिया को देख लेते हैं कैसे रहते हैं। तो गुणन संक्रिया में कैसे एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 गुणे 3 लेते हैं। तो ध्यान ये रखना पड़ता है, जैसे जो ये अंक लिखे हैं ना 5 और 3, तो आप देखना है 3 बार 5 का गुणा करना है। कितना करना है? 3 बार 5 का गुणा करना है, ठीक है ना। या ऐसे कर समझे 5 बार 3 का गुणा करना है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आप पहले ये जो 3 है इसको निर्धारित कर लीजिए। तो ये कितनी आ जाएंगे? 1 2 3, तो ये दिख ही रहा है। अभी चलना कितनी बार है? 5 बार जंप करना है। तो 3 3 के 5 बार लेंगे, 3 से 3 दूनी 6, ये दूसरी बार, 3 करना है तीसरी बार, 3 चौके 12, ये चौथी बार, और 3 बचे 15। तो 3 में 5 का गुणा करने पर कहाँ पर पहुंचे हम? ये 1 2 3 4 5 बार जंप किया ना, 5 बार करना था, और कहाँ पहुंचे? 15 में पहुंचे।
15 पे पहुंची ना, तो ये जहां पहुंचे यही हमारा जवाब था। अब यहाँ भी गुणा करके देख लीजिए, 5 3 15, तो ये जो 15 निकला वो संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शन किया जा सकता है। और एक ले लीजिए, मान लीजिए 4 गुणे 2 लेना है, तो 4 दूनी 8 होता है। अभी 8 तो हो गया, लेकिन संख्या रेखा पर कहाँ रखेंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है आप यहाँ पर 2 का निर्धारण करिए। मैं नीचे से, ये ऊपर से कर लिया, आप नीचे से करके दिखाते हैं। और इसको कितनी बार जम कराना है, 4 बार। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये 2, और कितनी बार जम कराएंगे आप, 4 बार। तो 2, तो ये दूसरी बार 4, तीसरी बार 6, चौथी बार 8। ये देखिए कहाँ पर पहुंच गए, ये यहाँ नीचे, तो नीचे की तरफ उतार दीजिए। ठीक है, ये कहलाया इसका प्रदर्शन, और ये वाला कहलाया इसका प्रदर्शन। इस तरह संख्या रेखाओं पर ये पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको समझने के लिए आप चलते हैं प्रश्नावली पर सीधी। अब है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए, ये पहला प्रश्न है। तो अगली 3 प्राकृत संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, बस सब में ये जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए तो अगली आ जाएगी, फिर जो अगली है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए तो वो अगली आ जाएगी। ऐसे करके इनका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। हल कैसे किया जाता है, ये है 10,999 में 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो अगली संख्या आ जाएगी। तो ये 1 जोड़ दिया तो कितनी आ गई, इसमें से 10,999 में 1,000, तो 999 आया तो ऑलरेडी है, इसमें 1 जोड़ दिया तो ये बदल गया 1,000 में। 10,000 पहले से तो कितना बन गया, 11,000 हो गया, ये 11,000 हो गया। अब इसमें लगातार 3 चाहिए, तो इसमें एक और बढ़ाते चलिए तो दूसरी हो जाएगी, ये हो गई पहली, तो दूसरी हो जाएगी 11,000, एक तीसरी हो जाएगी 11,002। कहाँ से आई ये जो आती जाती है, इन्हीं में से एक और जोड़ दीजिए, फिर जो आ जाती है उसमें अगले में फिर एक, इसमें 11,001 आया था, इसमें 1 जुड़ गया। अब ये 11,002 आया था, इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, सॉरी ये 11,000 में 1 जोड़ा था तो बन गया 11,001। अब 11,001 में 1 जोड़ा तो 11,002 बन गया। इस तरह ये जो हमारी 3 संख्याएं बन गई, ये अगली 3 प्राकृत संख्याएं हो गई। इसी की तरह दूसरे को लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं 10,001 से ठीक पहले आने वाली को हम क्या बोल देते हैं, पूर्ववर्ती। क्या बोल देते हैं, पूर्ववर्ती एक शब्द होता है, यानी ठीक पहले। तो ठीक पहले तो पूर्ववर्ती होगी, लेकिन उसके पहले की 3 चाहिए हमको, 3 पूर्ण संख्याएं। तो 3 पूर्ण संख्याओं के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक लगातार घटाते जाइए। जैसे जो भी है, ये 10,001 में 1 कम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा 10,000। अब जो ये 10,000 आ गया है, इसमें फिर 1 कम कर दीजिए, तो ये जो 10,000 है, 1 2 3 और 1 4, हाँ 10,000 में 1 और कम कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या आ जाएगी। 1 9 2 9 3 9 4 9। इसमें फिर 1 कम कर दीजिए, 1 2 3 4, 9 में, यानी 9,999 में 1 कम कर दीजिए तो क्या कितना बन जाएगा, 98 बदल जाएगा। तो 9,998। ये इस तरह से कि हमारी जो ये प्राप्त हो गई, ये कहलाएंगी 3 पूर्ण संख्याएं जो कि 11,000 से ठीक पहले आती हैं। तीसरा भी ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न इसी में है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। तो हम लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ये इसको लिख लेते हैं ऐसे, 0 है, ये इसका जवाब हो जाएगा। क्योंकि सबसे पूर्ण संख्या शुरू ही कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, इसलिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो हमारी 0 होगी। इसी का चौथा लेते हैं।
अब इसी का चौथा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गिनती लिखनी पड़ेगी। 32 है तो 32 तो यहाँ लिखिए, 32 से शुरुआत हो रही है हमारी, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, 53 तक, तो बढ़ते चलते हैं। तो 32 के बाद आता है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, फिर आता है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और आखिरी जाना है 53। ये रहा हमारा 53, इसको नहीं गिनना है। तो 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये रही 32, ये रहा 53, और कितनी संख्याएं हैं गिन लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितनी संख्याएं हैं। तो जवाब क्या रहेगा, 20 आ रहे हैं। तो इसका हम लिखेंगे 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं। गिनती कितनी की है, 20। तो 20 पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारा जवाब होगा। पांचवा लेते हैं इसी में। अब निम्न के परिवर्ती लिखिए। ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं A B C D के रूप में। परिवर्ती का मतलब ये होता है कि जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ देना। तो हल लिखते हैं हम यहाँ परिवर्ती संख्या, यानी क्योंकि ये जो दिए हुई है परिवर्ती संख्या निकालनी है, तो हम लिखेंगे ये A दिया हुआ है 244,0701, इसमें 1 जोड़ दीजिए, परिणाम अभी लिखते हैं। B दिया हुआ है 100,199, 100,199, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, जो प्राप्त होगा वो परिवर्ती होगा। इसको भी ले लीजिए। C कितना है 109 और 4 9 और 1 2 3 4, इसमें से 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। D ले लीजिए 2 3 4 5 6 7 0 में 1 जोड़ दीजिए। बस 1 जोड़ के आप यहाँ लिखते जाएंगे, इनका परिवर्ती निकले आए। तो यहाँ से 1 से 1 जुड़ गया तो ये संख्या 2 हो जाएगी, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 2 4 4 0 7 0 और 1 बदल के 2 में बदल गया। अब जब 1 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ता चला जाएगा, ये संख्या 2 में बदल जाएगी, ये 0 0 में बदल जाएगा। तो इधर तो आगे बढ़ नहीं रहा, से जोड़ के देख लीजिए, चाहे 1 0 0 और 199 का हम बदल जाएगा, ये 200 में बदल जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 1 का प्रभाव पड़ते पड़ते ये सारे शून्य बदलते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। जुड़ते जुड़ते तो ये 1 तो ये 1 और ये सारे कितने 5 हैं, तो 5 शून्य लग जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। क्यों, क्योंकि 1 जुड़ेगा तो ये सारे शून्य बदलते हुए ये हासिल यहाँ आके रुक जाएगा, वो हासिल आएगा तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पर शून्य 1 में 1 जोड़ दीजिए तो ये तो वही संख्या रहेगी, ये भर बदल जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो ठीक है, 1 जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। ये इस तरह इसका परवर्ती निकालना है। इसी तरह पूर्ववर्ती अगर पूछे तो पूर्ववर्ती में 1 कम करते चले जाना है। अगला प्रश्न लिखते हैं। अब ये प्रश्न आ गया है कि ये 6वां नंबर है। निम्न के पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 कम करके लिखना है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या ये निकालना है, तो इनका नंबर लिख लीजिए। A है 94, इसमें से क्या करना है 1 कम करके लिखना है। B कितना है 10,000, तो ये 1 2 3 4, इसमें से 1 कम कर दीजिए।
फिर सी है 20, 80, 90, ये 20, 80, 90 में से एक कम करके जो आए यहाँ लिख देना है। इसी तरह डी है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में से एक कम करके लिख देना है। जो भी प्राप्त हो जाए यही उसकी पूर्ववर्ती संख्या बनेगी। तो चलिए 94 में से एक कम करते हैं तो 4 में से एक गया 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। इसमें से जब ये 5 संख्याओं में से बड़ी सबसे क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक कम करते हैं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये हम पहले से जानते हैं। तो चाहे घटा के भी देख लीजिए तो ये क्या है, 4 9 में बदल जाएगा ऐसे। इसी तरह ये 90 है, बाकी में तो कोई अंतर नहीं आ रहा। 90 में से एक कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 89 में बदल जाएगा। ये इन अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 20, 80 और ये 89, 90 में 10 में से 9 गया, 10 में से गया 9, फिर ये एक कम हो जाएगा तो 89 हो गया। इसमें से एक कम कर दीजिए तो ये क्या होगा, बाकी संख्याएं तो वही रहेगी, एक बार बदल शून्य बदल जाएगा। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक किसमें बदल गया, शून्य में बदल गया। इस तरह इन संख्याओं का पूर्ववर्ती निकल आया। और 7वां प्रश्न लेते हैं। ये 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म माने होते जोड़े, में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा है का चिन्ह कहलाता है, ये छोटा है का चिन्ह कहलाता है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखिए संख्या रेखा भी हम समझ चुके हैं, और कौन संख्या बड़ी होती है कौन छोटी संख्या होती है अभी पिछले उस अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमें इनका प्रयोग करना, इन चिन्हों का। तो अब लेते हैं एक एक करके। हाँ, कौन सा है, एक तरफ लिख लीजिए 530, ये ए है, और एक तरफ लिख लीजिए 503। ध्यान करिए, अगर अंक दोनों में बराबर है तो तुलना किससे की जाती है, किनारे किनारे वाले अंकों की, पहले यानी कि सबसे आखिरी अंक होते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा है यहाँ पर, तो सैकड़ा का तुलना करेंगे। दोनों में सैकड़े बराबर हैं, इससे पता नहीं चलेगा कौन सा है। फिर इसके बाद जब सैकड़ा से क्लियर नहीं हो तो दहाई में देखेंगे, दहाई में कौन सा बड़ा है, 3 है इधर और इधर 0 है, तो 3 0 से बड़ा होता है। तो जाहिर है जिस संख्या का अंक बड़ा हो गया उधर वाली संख्या बड़ी हो जाती है। तो अब हम कैसे लिखते हैं, चिन्ह का प्रयोग करना है। तो 530 बड़ी संख्या में बदल गई, तो बड़े का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। अगर इसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो ये छोटा वाला है इसको इस तरफ लिख लीजिए, तो चाहे ऐसा लिख लीजिए। 503 छोटा है, छोटे की तरफ नोक रहता है 530 से, अब ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसी तरह बी को ले लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, ये 370 है, तो एक तरफ लिख लीजिए 370 और एक तरफ लिख लीजिए 307। तुलना वही करना है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े में 3, सैकड़े में 3, पता नहीं चल रहा। दहाई में 7, दहाई में 0, 7 0 से बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो ये पूरी संख्या दूसरी वाली संख्या से बड़ी हो जाती है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 307 छोटा है 370 से, ये भी लिख सकते हैं आप। तो दोनों प्रकार का इस्तेमाल हो गया। सी में ले लेते हैं। सी में क्या है, 98765, 98765 यानी 98,765, और इधर है 56789, 56789 यानी कि 56,789। तुलना कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो सबसे बड़ी संख्या 10,000 में है, तो 10,000 में इधर है 5, इधर है 9, कौन सा बड़ा है, 9 5 से बड़ा होता है। तो जाहिर है कि इधर वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी होगी, तो 98,765 बड़े का चिन्ह लगा लीजिए। दूसरी तरीके से लिखना है तो इसको पहले लिख लीजिए, चाहे 56,789, ये छोटा हो जाएगा 98,765 से। ये वाला भी ले लीजिए। तो इसको, इसके लिए यहाँ शायद दिखे ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसी को, ये डी वाला यहाँ पर ले लेते हैं, ये यहाँ पर डी ले लेते हैं। तो ये एक है
9 8 3 0 4 1 5 और एक तरफ है 1 0 0 2 3 0 0 1। ये हमारा डी वाला था। अब इसको हटा दीजिए। क्रम वही है, प्रश्न वही है, इनको देखना है। तो आप क्या करना है, पहले गिनती कर लीजिए किसमें सबसे ज्यादा संख्या है। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है। 8 अंकों की संख्या हमेशा 7 अंकों की संख्या से बड़ी होती है, अर्थात 7 अंकों वाली संख्या 8 अंकों वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी। छोटी होगी तो छोटे का चिन्ह लगा लीजिए। दूसरे तरीके से लिखना है तो बड़े को पहले लिख लीजिए। तो 1 0 0 2 3 0 0 1 बड़े वाला छोटे की तरफ लिख दीजिए इसको। 98 30 415। इस तरह इसका जवाब हो जाता है। अब हम लेते हैं प्रश्न 8वां। अब ये इसी का 8वां प्रश्न है। इसमें सत्य असत्य बताना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं। यानी आप इनको पढ़िए और इसको समझने के बाद इनको बताइए कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक एक करके उठाते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ऐसा है? क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। और ये कह रहे हैं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 1 हुई। और ये कह रहे हैं कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। मतलब जो ये लिखा हुआ है वो असत्य लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये कथन असत्य है। बी कह रहे हैं कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। और तो इसको कैसे आता है? ये है 399। 399 के बाद आएगा 400, फिर आएगा 401। अगर ये पूर्ववर्ती होता 400 तो इसके पहले आना चाहिए। तो ये किधर जा रहा है? दाहिने तरफ जा रहा है। दाहिने तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। इसका गलत है, इसका मतलब ये असत्य है। बात समझ पा रहे हैं? अब तीसरा कह रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या शुरू ही शून्य से होती है। तो जब शून्य सबसे शुरू ही होती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? शून्य हुई। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है निश्चित रूप से, क्योंकि तो ये क्या हो गया? सत्य। क्योंकि शून्य जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से ही शुरू होती है। ठीक है ना? तो हमारी जो पूर्ण संख्या बनी वो शून्य से ही, तो ये सत्य हो गया। अब संख्या 600 संख्या 599 का परवर्ती है। देखिए अगर ये 599 के बाद क्या आएगा? 600, फिर आएगा 601। अगर ये परवर्ती है तो इसके दाहिने तरफ आना चाहिए। तो 599 के बाद 600 आ रहा है। 600 संख्या 599 का परिवर्ती है, इसका मतलब ठीक है। तो ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो भी प्राकृत संख्या होती है, ये प्राकृत, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो है किसमें होती है? पूर्ण संख्या के भीतर होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या ऑलरेडी पूर्ण संख्या के अंदर है। तो ये कथन भी सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। जी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ये शून्य है वो प्राकृत संख्या के भीतर नहीं होता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, ये नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य। ये शब्द गलत हो गया इससे आधार पर। ठीक है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। करके देख लेते हैं। ये 2 अंकों की संख्या है, मान लो 10। इसमें से पूर्ववर्ती मैंने 1 कम किया तो ये बन गया 1 अंकों की संख्या, मतलब 9 बन गया। और ये कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये हो गया है, हो रहा है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये असत्य लिखा हुआ है। असत्य लिखा हुआ है। एच कह रहे हैं कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या शुरू ही शून्य से होती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? शून्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो यह जो कथन कह रहे हैं कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये अपने आप में गलत हो जाता है, यानी ये भी असत्य हो गया। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखिए प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। तो 1 2
3 ऐसे करके शुरू होते थे। और पूर्ववर्ती के लिए क्या होता है, उसमें से एक कम करना पड़ता है, और एक कम करते ही प्राकृत संख्या नहीं रह जाती, वो क्या बन जाती है, वो पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है जी, ये सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि जो है ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता मतलब कथन ये सत्य लिखा हुआ है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अरे पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से, और 1 का पूर्ववर्ती 1 में जब 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0, और यहाँ क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये कथन अपने आप में, जैसे 1 में 1 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 ऑलरेडी पूर्ण संख्या है। तो ये जो कथन है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये अपने आप में गलत सिद्ध हो जाता है। यानी पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि वो संख्या है, एक संख्या है, वो है 0। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखिए संख्या अगर आप लिखना शुरू करें तो कैसे लिखे जाएंगे, 11, 12 और 13 ऐसे लिखा जाता है। पूर्ण संख्या 13, ये कह रहे हैं 11 और 12 के बीच में 13 है, तो ये 11 12 के बाद है, इसका मतलब है कि ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि 13 बीच में नहीं, बाद में आता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए पूर्ण संख्या शुरू ही 0 से है, तो उसके पहले कोई नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। और आखिरी अंक है, आखिरी जो सवाल है इसमें, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो अगर हम यहाँ पर ले ले, मान लो 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, मान लो 99, परवर्ती का मतलब होता है 1 जोड़ देना, तो ये कितना बन गया, 100, अर्थात कितने बन गए, 3 अंक। तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, नहीं 3 अंकों में बदल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य हो गया। तो ये हम लिखेंगे, ये असत्य हो गया, तो ये कथन असत्य है। इस तरह हमारा ये प्रश्नावली 2.1 पूर्ण होती है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।